डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom सेमेस्टर 6 का कॉमर्स 6। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बड़ा ही इजी सा और बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, क्योंकि ये बहुत ही इजी है समझने में। भले आप HR की फील्ड से ना भी रहो, वहाँ पर नहीं भी काम कर रहे हो या वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तब भी आप कुछ ना कुछ तो एग्जाम में इसके बारे में लिख कर आ सकते हो। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है ये। रिक्रूटमेंट से शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर यू आर सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स। आप कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हो, उनको अपनी तरफ बुला रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट करना मतलब उधर नाच गा के नहीं करना है उनको। वैकेंसी है हमारे पास, ये बता रहे हो उनको। वो वैकेंसी को आप एडवर्टाइज करते हो, जिससे कि उसको इतना अच्छा एडवर्टाइज करते हो कि लोग अपने आप खुद, यानी ये जो कैंडिडेट्स है वो खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो। अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी कंपनी, इसे बुलाते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट फैसिलिटेट्स सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट की ही वजह से सिलेक्शन होना शुरू होता है। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन दो अलग अलग प्रोसेस है। एडविन फ्लिपो का कहना है रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है वेर यू आर सर्चिंग दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव यानी कि एक ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हो आप जो हमारी जॉब एनालिसिस से पूरी तरीके से मैच करता है, हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करता है, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। और हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि भैया जॉब ढूंढ ही रहे हो तो हमारे पास वैकेंसी है, आओ तो अप्लाई तो करो, इंटरव्यू तो दे दो अपना, फिर देखेंगे सिलेक्शन क्या होता है नहीं होता है। वो तो बहुत ही बात की बात है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने रिक्रूटमेंट की। अब रिक्रूटमेंट का सोर्स क्या है, यानी कहाँ से हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं? मैडम आप तो बोल रहे हो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अरे कई सारे तरीके हैं रिक्रूटमेंट करने का। इन दोनों ही मेथड्स को, इंटरनल सोर्सेज को और एक्सटर्नल सोर्सेज को हम समझते हैं। इंटरनल सोर्सेज में आता है आपका ट्रांसफर, रिटायरीज, इंटरनल एड्स, प्रमोशन। एक्सटर्नल में कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड रिकमेंडेशन। सारी ही चीज़ों को एक एक करके हम समझते हैं। इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज यानी वो सोर्स जो कंपनी में से ही हमको मिलती है, वो रेफरेंस पॉइंट जो कंपनी से ही हमको मिल सकता है। जैसे कि ट्रांसफ़र, वैकेंसी फिल करनी है तो इंटरनली हमने किसी बहुत ही एक्सपीरियंस और कैपेबल इंसान को क्या किया, ट्रांसफ़र किया। मुंबई की ब्रांच से औरंगाबाद की ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हमारा इंटरनल सोर्स है ट्रांसफ़र। सेकेंड है रिटायर्ड मैनेजर्स। रिटायर्ड मैनेजर्स को वापस बुलाया जा सकता है एक छोटे ड्यूरेशन के लिए, जब तक उन्हें एक सूटेबल कैंडिडेट उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं मिल जाता जिस पर्टिकुलर पोस्ट पे वो मैनेजर का रिटायरमेंट हुआ है। इसी के साथ साथ कुछ यंग मदर्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी एज में अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए या फिर अपनी मैटर्निटी में क्या करते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो वो जॉब छोड़ते हैं। कई बार उन लेडीज़ को भी हम बुलाते हैं और जॉब ऑफर करते हैं। इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, कंपनी के नोटिस बोर्ड पर हमने क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है XYZ हमारी जो पोजीशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट है अपनी कंपनी में, तो सारी डिटेल हम अपने नोटिस बोर्ड पर शेयर कर देते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट पर शेयर करते हैं या अपने कंपनी के डिपार्टमेंटल हेड्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जाओ अब जाकर ढूंढ के लाओ इन एम्प्लॉयज़ को। फिर आता है हमारा दूसरा तरीका जो कि है प्रमोशन का। जब भी एक वैकेंसी आती है हायर लेवल पर, हम क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को ढूंढते हैं जो अपनी ही कंपनी के हो जिसको हम हायर लेवल पर प्रमोट कर सके। एग्जाम्पल, एन अंडरस्टडी कैंडिडेट मे बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ ए सुपीरियर हु हैज रिटायर्ड और प्रमोटेड और ट्रांसफर्ड। अभी अभी एक ऐसा कैंडिडेट है जो सीख रहा है काम को, तो उसको हम काफ़ी हद तक सीख चुका है, हम उसको उसके सुपीरियर की पोस्ट देते हैं, क्योंकि या तो वो सुपीरियर रिटायर हो चुका है या तो वो सुपीरियर का प्रमोशन हो चुका है, तो उसकी जगह खाली है, तो वो हम एक अंडरस्टडी कैंडिडेट को दे रहे हैं जो उसी के अंदर काम करता होगा। अब ये इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस क्या है? इट इम्प्रूव्स मोरल ऑफ द कंपनी पर्सनल, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है यार हमारी भी चलो कुछ इज्जत है, जो हमें ऑफर कर रहा है कंपनी अच्छी अच्छी पोजीशन। नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग, अब आपको यहाँ पर वो इंडक्शन ट्रेनिंग पे खर्चा करने की और वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होती है। इट डेवलप्स लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय की लॉयल्टी जो है वो बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। इंटरनल कैंडिडेट्स आर फैमिलियर विद रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कैंडिडेट्स को अपने कंपनी के ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। इकोनॉमिकल है, खर्चा नहीं होता क्योंकि हमको कहीं बाहर जाकर एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, एक्सटर्नल मीडिया में पैसे नहीं देने हैं।
टाइम सेविंग भी है क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करने की ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं होती है, या ज़्यादा देर तक आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करना है। एक एम्प्लॉय है जो मुझे लगता है सूटेबल है हायर पोजीशन के लिए, उसी को बुलाऊंगी, उसी का इंटरव्यू लेंगी, उसी को सिलेक्ट करूंगी, उसी को ट्रेन करूंगी और उसी को हायर पोजीशन ऑफर भी कर दूंगी। बहुत सारे वैकेंसी निकालूंगी तो बहुत सारे बाहर से लोग आएंगे, हर किसी का इंटरव्यू लेकर अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है अपने ही कंपनी के लोगों को हम पूछ लें। ये तो इसके एडवांटेजेस या मेरिट्स थे। अब हम देखेंगे कुछ इसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज। तो देयर मे बी बायस और पार्शियलिटी इन प्रमोटिंग और ट्रांसफरिंग पर्सनल फ्रॉम विद इन द कंपनी। कंपनी के अंदर ही जब हम लोगों को प्रमोट या ट्रांसफर करते हैं तो थोड़े से हम पार्शियल हो जाते हैं। It prevents outside candidates with innovative ideas, fresh thinking, dynamism from entering the company. क्योंकि इंटरनल सोर्सेज से ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रमोशन करवा रहे हैं, बाहर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा, बहुत ही आइडियल कैंडिडेट होगा उस पोजीशन के लिए, तो उसको तो हमने इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से। It offers limited scope for selection and there is a possibility of not finding the required executive within the company. कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें within the company भी कोई एम्प्लॉय रिलेटेबल ना मिले। It may generate discontent among those who are not promoted. वो लोग बड़े ही डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे जिनको प्रमोशन नहीं मिला। यानी मैंने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है उसके पीछे और दो बैठे थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हमारा चांसेस होगा प्रमोशन का। It requires well-maintained confidential reports of employees so that the right executive is promoted or transferred. अब यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है ताकि सही इंसान को हम सही प्रमोशन जो है वो ऑफर कर सकें। नाउ एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें सबसे पहले आते हैं कंसल्टेंट। फर्म्स में टेक हेल्प ऑफ द कंसल्टेंट्स टू सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव मैन पावर फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। किसी थर्ड पार्टी को हमने काम दिया है कि तुम हमारे लिए क्या करो, एम्प्लॉयज़ को भेजना शुरू करो, हायर करो। नेक्स्ट वी हैव कैंपस रिक्रूटमेंट। कॉलेजेस विजिट कर सकते हो, कॉलेजेस में कैंपस रिक्रूटमेंट कर कर अपने कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट कर सकते हो। वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो न्यूज़पेपर में, बिजनेस मैगजीन्स में, जॉब पोर्टल्स पे जैसे कि naukri.com, टाइम्स जॉब, मॉन्स्टर, इंडीड, ये सारे जॉब पोर्टल्स पर आप अपने जॉब की वैकेंसी पोस्ट करेंगे तो वैसे ही लोगों का रिप्लाई आना शुरू हो जाता है। देन यू हैव रिकमेंडेशंस। वहाँ पर कंपनी में ऑल्सो रिक्रूट एग्जीक्यूटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग मैनेजर्स और अदर रेफरेंस ग्रुप। प्रेजेंटली कंपनी में हमने किसी को बोलकर रखा है, देखो ये पोजीशन खाली है, अगर तुम्हारे रेफरेंस में कोई होगा तो हमें बता देना। तो उसका दूर का कोई रिश्तेदार होगा जिसको जॉब की ज़रूरत होगी तो वो उसको आपका रेफरेंस दे देगा, वो उसकी तरफ से रिकमेंडेशन होता है। दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जैसे कि हेड हंटिंग करना। अपने कॉम्पिटिटर के बेस्ट एम्प्लॉय को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हायर करने की कोशिश करते हैं। डेप्यूटेशन ऑफ पर्सनल बाय पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी से किसी को हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पर आ जाओ, वो भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स होता है। एक्सटर्नल सोर्स का फ़ायदा ये है कि सिलेक्शन में यहाँ बायसनेस नहीं होती, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट्स होते हैं तो हमारे सिलेक्शन डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है कोई भी इंटरनल कैंडिडेट। It encourages outside candidates with talent and innovative ideas to join the organization. Talented है, innovative है, तो हमने उन लोगों को बुला लिया। वाइडर स्कोप है सिलेक्शन का, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में अपीयर फॉर दी सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। नाउ इट डज नॉट रिक्वायर वेल मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। और यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डीमेरिट्स ये है कि लॉयल्टी जो है एग्जिस्टिंग मैन पावर की वो कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कंपनी में थे ना तो हमें बोला जा सकता था, किसी को बाहर से क्यों हायर किया गया। इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है न्यू रिक्रूट को। टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि कई सारे टेस्ट और इंटरव्यूज़ जो है वो हम लाइन अप करते हैं इंटरव्यू के पहले। और इसको एक नेगेटिव और इसी के साथ साथ एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है हमको देना पड़ता है भैया। न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में जो हम एडवर्टाइजमेंट प्लेस करते हैं, सोशल मीडिया तो फिर भी ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं जाते, हमें उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये है हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज के डीमेरिट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। अब सिलेक्शन जो है वो कैसे होता है। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम सही इंसान को ढूंढ रहे हैं सही जॉब के लिए। सिलेक्शन को बेसिकली एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है, क्योंकि अगर 10 लोग आए हैं और वैकेंसी सिर्फ एक है तो एक के लिए बाकी 9 को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ नेगेटिव प्रोसेस। अब जॉब एनालिसिस जो है सबसे पहला स्टेप है, उसके अंदर
उसके बाद आता है जॉब को एडवर्टाइज करना, टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करना, मेडिकल चेकअप करवाना और जॉब ऑफर। रिक्रूटमेंट कहाँ खत्म हो जाता है? जैसे ही आपका एम्प्लॉय अपना पहला कदम आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखता है यानी इंटरव्यू देने आता है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म, सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो जाता है। नाउ जॉब एनालिसिस, सबसे पहला काम जो है सिलेक्शन प्रोसेस में जॉब एनालिसिस जो है इस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस अगर सही तरीके से किया होगा तो वो हमारी मदद करता है टू एडवर्टाइज द जॉब प्रॉपरली बाय क्लियरली स्टेटिंग द ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी। ये सारी चीज़ें जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ी थी वो डिटेल में अगर मेंशन की गई होगी, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, काफ़ी हद तक एम्प्लॉयर की मदद करती है कैंडिडेट को रिक्रूट करके हायर करने में। राइट कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द जॉब द सेविंग टाइम एंड एफर्ट। अगर मुझे कोई MBA चाहिए और कोई इंजीनियर आकर अप्लाई कर रहा है तो वो प्रोफाइल तो वैसे ही रिजेक्ट होना है, लेकिन अगर MBAs ने ही अप्लाई किया है तो डेफिनेटली यहाँ पर उनका और हमारा दोनों का टाइम सेव होता है। एडवर्टाइजिंग द जॉब, नेक्स्ट स्टेप जो है जॉब एनालिसिस के बाद आता है जॉब को एडवर्टाइज करना। जॉब कैन बी एडवर्टाइज थ्रू वेरियस मीडिया सच एज न्यूज़पेपर और इंटरनेट। न्यूज़पेपर, इंटरनेट के जरिए या जॉब पोर्टल्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने जॉब को एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिसे देखकर सही कैंडिडेट्स उस रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है तो अप्लाई करेगा। इनिशियल स्क्रीनिंग होती है ना, इनिशियल स्क्रीनिंग कैन बी डन ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑफ द एप्लीकेंट। यूजुअली जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो स्क्रीनिंग का काम करता है। रेज्यूमे शेयर किया है तो रेज्यूमे के सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज, जेंडर, आपका बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस रहा है या फिर आप फ्रेशर रहे हो, और उसी के साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड कहीं पर है, नहीं है तो फ़ोन पे कॉल करके आपसे बात की जाती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करें। तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग का काम कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव ही करता है। देन कम्स योर एप्लीकेशन ब्लैंक। जैसे ही आप जाते हो इंटरव्यू के लिए आपको एक एप्लीकेशन ब्लैंक, एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन भरनी होती है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशंस नीड। Now it is given to every candidate in respect of biographic, academic references, work experiences. Application blank में होता है inputs for the interview and the basis to reject candidates who do not meet eligibility criteria. Eligibility criteria आपने रखा है, कुछ सोच रखा है, अगर जो भी डिटेल्स भरी गई है उस क्राइटेरिया के बिलो है तो कैंडिडेट वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। देन कम्स योर टेस्ट, कई सारे टेस्ट रखे जाते हैं जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट रखी जाती है, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, सेल्स स्ट्रेस का टेस्ट होता है। स्ट्रेस टेस्ट यूजुअली आपके IAS IPS के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर स्ट्रेस टेस्ट ही सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हो कि आप उसका रिप्लाई कैसे देते हो, वही आपका पॉइंट ऑफ सिलेक्शन होता है। देन कम्स योर इंटरव्यू पार्ट। फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस होते हैं जहाँ पर कैंडिडेट और इंटरव्यूअर जो है वो आमने सामने बैठते हैं। अब इंटरव्यू के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। पैनल इंटरव्यू हो सकता है, यानी कि एम्प्लॉय कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है वो इकलौता है, उसके साथ 3 से 4 लोग सामने बैठे उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। इंडिविजुअल इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यूअर एक, इंटरव्यूई एक। ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यूअर जो है एक या एक से ज़्यादा और उसके सामने बैठे हैं एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स। और एग्जिट इंटरव्यू भी होता है, जब एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़कर जाते हैं तो डेफिनेटली एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। देन कम्स योर रेफरेंस चेक। कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू प्रोवाइड रेफरेंसेस टू कंफर्म अबाउट द एप्लीकेंट्स पास्ट लाइफ, कैरेक्टर एंड एक्सपीरियंस। रेफरेंसेस जो है वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाऊँ कि वाकई में ये बंदा जेन्युइन है, सही है, कितना टाइम से आप इसको जानते हो, ये क्या करता है, उसका नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर जो है वो कैसा है। नाउ रेफरेंस चेक हमको हमारी मदद करता है पता लगाने में कि वो इंसान जिसने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज पोजेसिंग। क्रॉस चेक फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय कैंडिडेट। दूसरी चीज़ हमको ये चेक करना है कोई इन्फॉर्मेशन हमको फॉल्स तो उसने नहीं दिया है। मेडिकल चेकअप होता है कई एरियाज़ में, जैसे कि अगर आपको पुलिस में जॉब चाहिए तो वहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप होता है, आपकी फ़िटनेस को चेक किया जाता है, फिजिकल फिटनेस देखा जाता है और हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स भी आपके लिए देखे जाते हैं, वेदर यू आर हेल्दी और नॉट। देयर कम्स योर फाइनल इंटरव्यू। Now, final interview, before making a job offer, the candidates may be subjected to one more oral interview to find out their interest.
ये सारे चेक हो जाने के बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है, ओरल फेस टू फेस होता है इंटरव्यूअर के साथ, जो फाइनली डिसाइड करेगा आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, आप कब से ज्वाइन कर सकते हो और क्यों आप सही हो इस जॉब के लिए। वो एक नॉर्मल डिस्कशन आपके फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू में होता ही है। लास्ट आता है जॉब ऑफर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल स्टेप है आपके सिलेक्शन प्रोसेस का, क्योंकि यहाँ पर एक रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से कंपनी जो है वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर सकती है, n नंबर ऑफ ईयर्स आप सफ़र करोगे। सो वन शुड मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू ऑफर राइट जॉब टू द राइट पर्सन। इसीलिए सही जॉब सही इंसान को देना ये इस फाइनल स्टेज में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर गलती कर दी, कोई एक गलत कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, तो कई सारे साल जो है आपके वो बर्बाद हो जाएंगे, ना कि सिर्फ सैलरी में बर्बाद होंगे, ट्रेनिंग में देने में आपका टाइम भी जाएगा, आपके एफर्ट्स भी जाएंगे, अल्टीमेटली वो कैंडिडेट अगर सूटेबल नहीं रहा उस प्रोफाइल के लिए तो। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अगेन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया गया है, तो आप इस डिस्टिंक्शन को पढ़कर रेफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज टेक्निक्स ऑफ ई सिलेक्शन। ये ई सिलेक्शन क्या होता है? ई सिलेक्शन का मतलब होता है ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑनलाइन सिलेक्शन जो है वो बेसिकली हम जो है वो मदद लेते हैं, हमारे ऑनलाइन कई सारे टूल्स है जिसकी, जैसे कि जॉब पोर्टल्स हो गए, ऑनलाइन कहीं पर हमने जॉब पोस्टिंग कर दी, वहाँ से हमें रिप्लाई आ गया, तो ये ई रिक्रूटमेंट या ई सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया है। Now, it is the process of hiring the potential candidates for the vacant job positions using electronic means, mainly the internet. तो सबसे ज़्यादा तो हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। Nowadays, companies use internet to reach to a large number of job seekers and hire the best talent for the company. अभी कंपनी जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर एक टैलेंटेड स्टाफ को हायर कर सके। अब टाइम और कॉस्ट जो इसके अंदर इन्वॉल्व है कंपैरेटिवली फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस से वो कहीं ज़्यादा है। E-selection includes the process of identifying the prospective candidates, conducting test interviews online, selecting the right candidate as per the job requirement. अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन टेस्ट ले लिया, उनका ऑनलाइन इंटरव्यू भी कई बार क्या होता है हम ले सकते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू ऑनलाइन लिया, फिर फाइनली जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू उनके साथ करते हैं। तो जनरली जो जॉब वैकेंसीज होती है इसको एडवर्टाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेबसाइट्स के ऊपर पोटेंशियल रिक्रूटर्स की तरफ से। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के रिस्पॉन्स में या उनके ऐड के रिस्पॉन्स में कैंडिडेट्स अपना सीवी या फिर अपना रेज्यूमे जो है ऑनलाइन सेंड करते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनका जो पर्पस है सिलेक्शन का वो फुलफिल हो सके। अब ये ई सिलेक्शन के मेथड्स या टेक्निक्स क्या होती हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन है सबसे पहले। तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो अपनी सारी डिटेल्स जो है उसके अंदर मेंशन करते हैं, जितना भी बायोलॉजिकल डेटा हो, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हर एक इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करते हैं। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कैंडिडेट्स भेजते हैं इज देन ट्रांसफर टू द एम्प्लॉयर्स डेटा बैंक इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट एज डिजायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी डेटा आपने फिल किया है ये एम्प्लॉयर के पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चला जाता है। कीवर्ड सर्च, अब यहाँ पर स्क्रीनिंग करना होगा। अगर एप्लीकेशन को जो ऑनलाइन हमारे पास आए हैं, हमें कीवर्ड सर्च करना पड़ता है यहाँ पर। Now, with the help of software to locate keywords that may be used by the candidates in the resume, हम कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स देख रहे हैं। जैसे मुझे सेल्स के लिए चाहिए MBA इन मार्केटिंग ही चाहिए, प्रेफरेबली वो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा, तो MBA मार्केटिंग सर्च किया मैंने, तो जितने MBA इन मार्केटिंग वाले ऑफ कैंडिडेट के रेज्यूमे मेरे पास आए होंगे वो सारे MBA इन मार्केटिंग वाले मेरे सामने रिफ्लेक्ट होंगे। For example, the keywords may relate the experience of the candidate in terms of number of years, qualification and relevant to job. For marketing manager, MBA in marketing, institution where candidate acquired the qualification for CA, Institute of Chartered Accountants of India, graduate level work experience और volunteer level work experience, topic of research। यानी ये सारे कुछ ऐसे कीवर्ड्स है। अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से सोच रहे हो तो आप कीवर्ड एंटर कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डालना है कि स्पेसिफिकली MBA in मार्केटिंग चाहिए या CA चाहिए, या हम चाहते हैं जिसके अंदर CA ना भी लिखा हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाला रेज्यूमे आया, यानी कि इसने CA किया ही है अपना। तो इस तरीके के कीवर्ड्स आप ढूंढते हो। नाउ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ KWS इज बाय सबमिटिंग, यानी कि कीवर्ड सर्च इज बाय सबमिटिंग CV ऑन लिंक्डइन विद द कीवर्ड्स व्हिच द रिक्रूटर्स मे बी लुकिंग फॉर। ये कीवर्ड सर्च का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एग्जाम्पल कहा गया है कि आप अपने CV में वही सारे कीवर्ड्स मेंशन करो जो रिक्रूटर ने अपने बेसिकली एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट किया होगा। पोटेंशियल रिक्रूटर्स में स्क्रीन द कीवर्ड्स एंड शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। जो एक्चुअल में रिक्रूटर्स है जो रिक्रूट करना चाहते हैं वो उस कीवर्ड को सर्च करके आपको कॉन्टैक्ट करते हैं।
Now, the KWS software would be executed on a large number of CVs received and screen them to shortlist the candidates for further selection process, which may include online tests and online interviews. अब ये सॉफ्टवेयर के जरिए जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होकर आए हैं, इनको मैं ऑनलाइन टेस्ट और इनका ऑनलाइन इंटरव्यूज स्केड्यूल करूंगी, कंडक्ट करूंगी. अब ये जो टेक्निक है स्क्रीनिंग की, वो बहुत ही क्विक है, क्योंकि कई सारे एप्लीकेशंस हु डू नॉट यूज द कीवर्ड्स इन द सीवीज वुड बी वीडेड और सॉर्टेड आउट क्विकली. अच्छा इसलिए है क्योंकि जिसके अंदर भी वो कीवर्ड्स नहीं रहेंगे, समझ लो मुझे 500 सीवीज आए, 500 में से अगर 100 सीवी ऐसे हैं जिसमें कीवर्ड मैच हो रहा है, तो बाकी के 400 सीवीज मेरे काम के नहीं है. तो ये मेरे लिए बड़ा ही फायदेमंद है. इसका ड्रॉबैक भी है, some the qualified applicants may use some other keywords rather than the actual keywords and therefore they may be rejected. कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कैंडिडेट्स जिन्होंने, आप ढूंढ रहे हो MBA इन मार्केटिंग, लेकिन उसने MBA इन मार्केटिंग नहीं लिखा है, उसने लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन. MBA भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्ड का भी वही मतलब होता है. तो अगर उसने ऐसा कीवर्ड लिखा है तो कहीं ना कहीं वो 400 एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो रहे हैं उसमें से इसके भी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो बस यही एक ड्रॉबैक है इस KWS टेक्निक का. नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन टेस्टिंग. ऑनलाइन टेस्टिंग के अंदर एप्लीकेंट्स कैन एक्सेस टेस्ट क्वेश्चंस ऑन अ वेबसाइट, आंसर एंड सबमिट देयर रिस्पॉन्सेज टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. वेबसाइट पर गए, टेस्ट दिया है, अपीयर किया टेस्ट को, उसका रिस्पॉन्स सबमिट किया. अब कई सारे टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, परसेप्शन या इंटरेस्ट टेस्ट हो गया. अब ऑनलाइन टेस्ट जो है वो बड़ा ही क्विक होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस वक्त लॉग इन करते हैं सेम टाइम पर, ताकि टेस्ट को आंसर कर सके. अब यहाँ जो रिजल्ट्स होता है कैन बी प्रोसेस क्विकली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट. लॉकडाउन के टाइम पर आप सबका रिजल्ट बड़ा ही जल्दी डिक्लेयर हुआ था. क्यों? फॉर द सिंपलेस्ट रीजन, यू ऑल वे गिविंग योर टेस्ट ऑनलाइन. कंप्यूटराइज सिस्टम था, गूगल फॉर्म बन रहे थे, टेस्ट आपके गूगल फॉर्म्स पर आ रहे थे. तो गूगल फॉर्म तो खुद ही आपके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लेता है, उसे ज़रूरत भी नहीं होती, हमें ज़रूरत नहीं होती है मैनुअली इस मार्क्स को क्रॉस वेरीफाई करने की. लेकिन ये जो ऑनलाइन असेसमेंट है इसको क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि कैंडिडेट्स कई सारे माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रॉक्सी कैंडिडेट में अपीयर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट और द एक्चुअल कैंडिडेट may get assistance for responses from another person sitting close by, not facing the camera of the computer. कई बार ऐसा हो सकता है कि एक प्रॉक्सी कैंडिडेट ने टेस्ट दिया किसी एक्चुअल कैंडिडेट के बदले, या फिर एक्चुअल कैंडिडेट तो कहाँ बैठा है, अपोजिट में बैठा है, और उसे कोई ना कोई आंसर जो है वो प्रॉम्प्ट कर रहा है. इसलिए देखो, याद होगा जब गूगल पे एग्जाम चलती थी, आप लोगों को कैमरा जो है वो क्या करने बोला जाता था. अगर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट होती थी तो आपको बोलते थे कैमरे का एक्सेस जो है वो आपको देना है. Now, next is online interviews. Communication technology enables live interactions between the candidates and the interviewers. Online, the candidates can answer various type of online tests which may include. अच्छा, ये जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते थे, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें आपके फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू होते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, और आपके पैनल इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं. अब ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जैसे कि स्काइप वीडियो कॉल है, व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग है, इट अलाउज फॉर वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब. अब ये अक्रॉस द ग्लोब ये फैसिलिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी जैसे गूगल मीट है, जूम है, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए या ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए. देन वी हैव ऑनलाइन रेफरेंस चेक. Candidates provide references, name, address, contact number, email address of 2 or 3 persons holding good positions in the society and known to the candidate. अब कई बार रेफरेंस चेक होता है, यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, तो आपको ऐसे लोगों का नाम नंबर देना है जो कि भरोसेमंद हो, जो आपकी इन्फॉर्मेशन सही से शेयर भी करे और कोई अच्छे रेप्यूटेबल पोजीशन पर हो. आप अपने चाची, अपनी बहन, अपनी दादी, अपनी नानी का नंबर यहाँ नहीं दे सकते, किसी प्रोफेशनल का ही देना होता है. और जैसे मैंने हमेशा कहा है, रेफरेंसेस में आपको हमेशा जो अपना रेफरेंस देना है, अगर आप एक फ्रेशर हो तो ट्राई करो कि अपने प्रोफेसर्स का नंबर दो, और प्रोफेसर को भी पहले इन्फॉर्म करो, उनसे पहले परमिशन लो. इन्फॉर्म मत करो, परमिशन लो कि कहीं पर अगर आपका नंबर देना हो, क्योंकि कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, तो देयर हैज़ टू बी सम पर्सन हु इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स. ना बेसिकली आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ जो है वो वेरीफाई किया जाता है, सो दैट द रिक्रूटर कैन चेक कैंडिडेट्स बोनाफाइड्स और क्रेडेंशियल, ताकि आपके क्रेडेंशियल को वो वेरीफाई कर सके. पोटेंशियल एम्प्लॉयर में चेक ऑनलाइन और थ्रू इन टेलीफोन विद द रेफरेंसेस अबाउट द कैरेक्टर, experience, qualification, any other information known to them about the potential candidates.
If the references give response in favor of the candidate, potential employer may select the candidate for employment. जो भी रिस्पॉन्डेंट है जिसके साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है, अगर उसने आपके फेवर में बात की तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं. नाउ फाइनल ऑनलाइन इंटरव्यू जो कंडक्ट होता है, एम्प्लॉयर मे कंडक्ट अ फाइनल ऑनलाइन इंटरव्यू बिफोर द जॉब ऑफर. दिस इंटरव्यू मे बी कंडक्टेड बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स और एग्जीक्यूटिव. फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू भी ऑनलाइन कंडक्ट होता है. अगर रोज रोज आकर इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई की अवेलेबिलिटी नहीं है तो एक फाइनल राउंड ऑनलाइन रखा जा सकता है. नाउ इन इंडिया a good number of firms would prefer a combo final interview before the final job offer. फाइनल इंटरव्यू बोला जाता है फाइनल जॉब ऑफर के पहले रखने. डेफिनेटली ये तो होता ही है, या फिर कॉम्बिनेशन भी मांगा जाता है. जैसे कि आप मुझे पहले फ़ोन करो, मेरे से इन्फॉर्मेशन ले लो, अगर सही लगा, मैं ठीक लगा, मुझे बुलाना चाहिए तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाओ, वरना ज़बरदस्ती नाम पता पूछ कर ना अपना वक्त बर्बाद करो ना हमारा. अब कॉम्बो फाइनल इंटरव्यू जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑनलाइन इंटरव्यू का और फेस टू फेस इंटरव्यू का. Face-to-face interview is especially desired when the candidate has limited or no job experience. Face-to-face interview usually उस केसेस में होता है जहाँ पर कैंडिडेट को एक्सपीरियंस नहीं होता है. Now in the face-to-face interview, interviewers can judge properly the body language of the candidate and also there is a personal touch to the interview. पर्सनल टच एक अलग ही बात होती है. पर्सनल इंटरव्यू में जब हम फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज की भी स्टडी होती है व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू फेस टू फेस. अब कुछ एडवांटेजेस देखेंगे हम ई सिलेक्शन के. इसमें सबसे पहले तो अपना टाइम और एफर्ट दोनों बचता है, पैसे भी बचते हैं, तो एम्प्लॉयर बड़ा ही खुश हो जाता है इस ऑनलाइन ई सिलेक्शन से. टाइम एंड एफर्ट इंटरव्यूई का भी बच रहा है, तो इंटरव्यूई को ट्रैवल करके उस इंटरव्यू के लोकेशन पे आने की ज़रूरत नहीं है. इन्फॉर्मेशन जो है वैकेंसी की वो कई वाइडर सेक्शन ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स तक पहुँचाई जा सकती है. वाइडर चॉइस ऑफ सिलेक्शन होता है क्योंकि कैंडिडेट्स अलग अलग डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन से आते हैं. फैसिलिटेट्स द सिलेक्शन ऑफ राइट टाइप ऑफ पीपल विद द रिक्वायर्ड स्किल्स. आप यहाँ पर सही लोग चुन रहे हो सही जॉब के लिए, सही स्किल, सही एटीट्यूड, सही नॉलेज के साथ. ऑनलाइन सिलेक्शन हेल्प्स द पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स टू वीड आउट द अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन एन ऑटोमेटेड वे. आपने ऑलरेडी मशीन को काम दे रखा है कि किसी का भी स्कोर इसके बिलो आता है तो वो कैंडिडेट का एप्लीकेशन मेरे पास आना ही नहीं चाहिए. अल्टीमेटली मशीन ने अपना काम कर दिया, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ का, ऐसे कैंडिडेट्स का आपके पास बेसिकली बायो ही नहीं आता है. नाउ ऑनलाइन सिलेक्शन हेल्प्स द पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स. ओके, ऑनलाइन एड्स ऑफ वैकेंसीज हैव अ लॉन्गर लाइफ एज कम्पेयर टू एड्स इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. अब ये जो ऑनलाइन एड्स हम पोस्ट करते हैं, कई सारे फ्री जॉब पोर्टल्स होते हैं, कई सारे फ्री वेबसाइट्स होते हैं, अपनी कंपनी की खुद की वेबसाइट है जहाँ पर आप जॉब पोस्ट कर सकते हो फ्री में बिना पैसे दिए हुए. तो यहाँ पर आपको कोई भी खर्चा नहीं आता है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती है, थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है. न्यूज़पेपर मैगजीन जो है वो आज देखा दोपहर तक जो है वो कचरा हो जाता है, तो उसके बाद कोई आपका वापस से वो जॉब प्रोफाइल देखने वाला नहीं है. Potential employer can modify the vacancy ad as and when it is required and changes can be easily made in the online vacancy on the website. क्योंकि वेबसाइट पर है, आप जब चाहो आप उसके अंदर एडिटेबल होता है, आप उसको एडिट करके उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हो इफ़ यू विश टू चेंज. नाउ व्हाट आर सम ऑफ द disadvantages of e-selection. Now your potential employers cannot wholly rely on e-selection process. It is advisable to conduct at least one face-to-face interview before the job offer. Completely you cannot rely on online interviews. You never know whether the candidate is a real one or a fake one. So you need to have a face-to-face round of interview with the candidate. Now at times it is difficult to screen lakhs of applications received online as lots of potential candidates may post their CV online. अब एक साथ लाखों लोग भी अपने कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपने CV को अपलोड करते हैं, तो इतना एक्सेस करना कई बार डिफ़िकल्ट होता है. ऑनलाइन सिलेक्शन लैक्स पर्सनल टच, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ है तो आपको यहाँ पर पर्सनल टच जो है वो नहीं मिलेगा. पर्सनल टच मतलब पर्सनली आकर टच करना नहीं, वो जो एक एक्सपीरियंस होता है फिजिकल इंटरव्यू का, वो ऑनलाइन इंटरव्यू में वो मज़ा नहीं आता है. Now there is a possibility of proxy candidates appearing at the online test. ये डिसएडवांटेज है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए. ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में फाइंड इट डिफिकल्ट टू जज विद क्लैरिटी द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द कैंडिडेट्स ड्यू टू पुअर और लो रेजोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट. अब कई बार बॉडी लैंग्वेज को क्लियरली जज इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि आधा टाइम तो इंटरनेट सही से चल ही नहीं रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. Now there are cases of fake online applications which waste a lot of time of the potential employers. आप एक जॉब वैकेंसी डाल दो, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लाखों में से हज़ारों ऐसे होते हैं जो फेक एप्लीकेशंस होते हैं.
तो उनको स्क्रीन आउट करने में जो है वो हमारा बड़ा टाइम चला जाता है। तो बच्चों यहाँ जो है हमारा आज का लेक्चर जो है, जो कि इंटरेस्टिंग सा था, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के ऊपर कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।